नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन में आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास में आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि CHSL, SSC, CPO, मल्टीटास्किंग, स्टेनोग्राफर अन्य परीक्षाओं में आ चुके हैं। और ये आज हमारी इस श्रृंखला की पहली क्लास है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भीमबेटका के वे रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? वो स्थित हैं विंध्य रेंज की और विंध्य रेंज है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों के बेहतरीन उदाहरण है। वह है भीमबेटका और भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्र के लिए। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? यानी किस हड़प्पा स्थल में भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था? वो था कालीबंगा। अगला प्रश्न, किस नव पाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? वो है बुर्ज होम से। अगला प्रश्न, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल में जुते खेत, युगल सौदान में कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? वो है युगल सौदान। बाकी इसके अलावा काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत सभी कालीबंगा से पाए गए हैं। अगला प्रश्न, लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धोलावीरा में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? गुजरात में स्थित नहीं है दैमाबाद। इसके अलावा लोथल भी गुजरात में है और धोलावीरा भी गुजरात में है और सुरकोटदा भी गुजरात में है। अगला प्रश्न, लंगनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? वो है गणेश्वर जो है वो मध्य पाषाण कालीन नहीं है, बाकी सब मध्य पाषाण कालीन है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? वो है लोथल। अगला प्रश्न, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पे बसा है? वो बसा है साबरमती नदी के उपनदी के किनारे बसा है लोथल नगर। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वो है लोहा धातु की प्राप्ति हड़प्पाकालीन स्थलों से अब तक प्राप्त नहीं हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? वो है हड़प्पा का, यानी हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ये भी अभी अपठित है। लघु पाषाण क्या होते हैं? जहाँ पत्थर के औजार होते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थित रोपड़ स्थित है सतलज नदी के किनारे और हड़प्पा खुद स्थित है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वो है लोथल जो कि भारत में स्थित है। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता थी? सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग थे शहरी यानी अर्बन। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा स्थित है गुजरात। इसके अलावा गुजरात में लोथल भी स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के सतनों में धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो तथा हड़प्पा में से किस सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है मोहनजोदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। युगल सावधान, फारस के मोहरे, बंदरगाह उत्तम किस्म के जो निम्न में कौन सा पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? लोथल से
जो नहीं पाए गए, बाकी सब कुछ लोथल से पाया गया है। चिरान, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? वह मेहरगढ़। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का संबंध है ग्रेट बाथ से, यानी यहाँ बाथरूम मिले। हड़प्पा में मिला है स्टेचू ऑफ प्रिस्ट। कालीबंगा से हल्के चिन्ह मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं। लोथल से पतन यानी कि वो लोथल से यहाँ बंदरगाह मिले हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैंडरी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी। अगले प्रश्न, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल कहा जाता है पूरा पाषाण काल। हम आपको बता दें, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। यह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला प्रश्न, भीमबेटका गुफा किस राज्य में? भीमबेटका एक गुफा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर की दक्षिण में स्थित है। ये प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का भी अनुपम खजाना है। अगला प्रश्न, किस काल युग में पत्थर औजार सबसे पहले पाए गए थे? वो था पूरा पाषाण काल, जिसमें पत्थर औजार सबसे पहले पाए गए थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ के सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पे काटती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? वो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ये नगर और कस्बे एक सुनिश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा का नाम पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण उसका नाम, इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी जो हड़प्पा स्थल है वो सबसे पहले मिला था। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई तो हड़प्पा स्थल सबसे पहले मिला था, इसलिए पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु नदी के सहारे थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर में निम्न में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? हम आपको बता दें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खंडर हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं, स्थित हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? वो है मोहनजोदड़ो। इसके अलावा हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की कोई लिपि नहीं है, अज्ञात लिपि है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की और ध्यान आकर्षित किया था। यानी मोहनजोदड़ो की सबसे पहले खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। इसके अलावा इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन इसका धान्य घर, यानी जहाँ इसके अनाज रखा जाता था। विशाल स्नानघर कहाँ मिला? विशाल स्नानघर भी मोहनजोदड़ो मिला। और इसका सबसे बड़ा भवन इसके विशाल स्नानघर नहीं है, बल्कि वो स्थान है जहाँ अनाज रखा जाता था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? वो थी नृत्य करते हुई बालिका की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? देवी माता की पूजा संबंधित सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ।
देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मरण मूर्तियां के इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, सिंधु घाटी का प्रथम जो पतन बंदरगाह नगर था वो था लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात के जिला में भोगा नदी के किनारे स्थित है। एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई और जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी ईंटों का बना हुआ है, विशाल आकार है, जिसे राव महादेव ने जहाज़ों की गोदी बताया। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर है। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले भी मिले हैं जो पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, लोथल नामक स्थान निम्न सभ्यताओं में किसका जहाजी माल घाट था? वो था सिंधु घाटी सभ्यता का। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के एक बंदरगाह शहर माना जाता है? वो माना जाता है लोथल, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा प्रसिद्ध है मिट्टी के पात्र के लिए। हम आपको बता दें कालीबंगा सिंधु सभ्यता में एक पुरास्थल है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में विद्यमान है और कालीबंगा मिट्टी के पात्र के प्राप्त है, यानी यहाँ से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए थे। बात करें अगला प्रश्न, प्रश्न 18, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? हम आपको बता दें लोहा हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। हमने अभी बात की हड़प्पा कालीन सभ्यता से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा कालीन से आगे प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। उपनिषद पुस्तक किस पे संबंध है? दर्शन पर। चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पे कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण। श्रीमद् भगवत किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है? साम वेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में। जो गेहूं, चावल तथा तंबाकू के किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वो था तंबाकू का। मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है? वो है ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 वर्णों में। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेख है? वो है कठोपनिषद उपनिषद में। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद में कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक वेद है, उपवेद नहीं है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? वो है यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। बात करते हैं हम आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक आर्यों का भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का भोजन था दूध और उसके उत्पाद। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? वो था जौ, जिसे यव भी कहते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक लोग सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान तांबा, कांसा, लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में आकर लोहे से परिचित हुए हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। अगला प्रश्न,
किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदेत्री कहा गया है? वो वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदयत्री कहा गया है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु को आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। हिंदू धर्म मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम में निर्मित 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे थे रथों का प्रयोग किया। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण यह था कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। हम आपको बता दें, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक के परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद में नवे मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वर्षज वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। ऋग्वेद में आर्य पशुचारी लोग थे। ये इस तथ्य से पुष्ट होता है। ये ऋग्वेद में गाय अनेक संदर्भ मिला है, इससे पुष्ट होता है कि आर्य पशुचारी लोग थे। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, इससे क्लियर होता है। और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। अगला प्रश्न, आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वो थे मैक्स मुलर। आर्य जनजातियों की प्राचीन बस्ती कहाँ है? वो है सप्त सिंधु में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? वो है समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा के निर्वाचन और पूर्ण निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? वो किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में ऋग्वेद में साकल शाखा से संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त है। वैदिक युग में राजा अपने जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य की चुनौती दी? वो थी गार्गी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया? वो गंधर्व विवाह को नहीं माना गया। बात करते हैं हम आप बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हम आपको बता दें, वैदिक काल, वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल के दौरान लोगों ने एक रहना शुरू कर दिया था और उन्हीं दौरान शुरू हुआ 16 महाजनपदों का उदय। अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों का उदय हुआ और उन्हीं के समांतर उत्पन्न हुआ बौद्ध व जैन धर्म। अब बात करते हैं हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। किस भारतीय धर्म के तीर्थकर हुए थे? वो थे जैन धर्म के। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजित किया गया? पहली। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तक बौद्ध धर्म। भरहूत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? महावीर ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? महावीर स्वामी को। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। सयादवाद किस धर्म का मूल आधार था? जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म आज के नेपाल के लुम्बानी में हुआ था। दमेक स्तूप किस स्थान पर मिलता है? दमेश स्तूप सारनाथ में मिलता है। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचार्य को।
जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? अहिंसा। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप है? वो है मध्य प्रदेश में। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? प्राकृत भाषा में। और बुद्ध ने दी पाली में। अजंता की चित्रकारियों की कहानियां दर्शाती हैं जातक। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम था वर्धमान। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए? बौद्ध साहित्य लिखे गए पाली में। और महावीर ने जो जिस भाषा में उपदेश दिया था वो थी प्राकृत भाषा। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? वो हुई थी कुशीनगर में। महायान पाठ किससे संबंध है? हिनायन और महायान का संबंध है बौद्ध धर्म से। हिनायन स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु। तीर्थकार शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ। कवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? अंग। माउंट आबू स्थित मैसूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है? जैन धर्म। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। अगला अब बात करते हैं आगे। गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया गया है? गौतम बुद्ध का जन्म अशोक मौर्य शासक अशोक के रूमिनदमाई स्तंभ में बताया गया है। अशोक के रूमिनदमाई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक से 20वें वर्ष लुम्बानी गांव में गया और उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये वहां पाया गया। लुम्बिनी ग्राम को भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था क्योंकि वो गौतम बुद्ध की जन्मभूमि थी। अगला प्रश्न, बुद्ध किस वंश से संबंधित था? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बानी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित हुई। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। एग्जाम पॉइंट से इंपोर्टेंट है। पहली बौद्ध संगति बौद्ध परिषद किस सम्राट ने के समय हुई? अजातशत्रु। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने करवाया था। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले बर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। लेकिन कुछ पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। इसके अलावा बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात को एक पिप्पल के वृक्ष से नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति से। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य की पहचान निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक। हम आपको बता दें त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक और उपनिषेद व आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। यानी जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म साहित्य से संबंधित है और इसके अंग है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसके अलावा उपनिषेद और आरण्य के वैदिक और ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के समाज के 2 वर्गों को अपने स्थान छोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़े वर्ग था, स्त्रियों का शूद्र होना। बौद्ध धर्म में स्त्रियां और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। हम आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दें। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वो वर्ग थे स्त्री और शूद्र। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया। सारनाथ जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश में जनसाधारण भाषा पाली में दिए थे। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में से कौन से मतों पर बौद्ध धर्म निम्न में से किस मत पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से भरी है। हाँ, इस पर विश्वास करता था। लोगों को दुखी उनकी इच्छाओं के कारण हाँ, इस पर विश्वास करता था।
यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल सक जाएगा, ये भी सही है। इसलिए ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इसका सही आंसर ए, बी, सी, डी गलत है। बौद्ध धर्म एन ईश्वरवादी था, एन आत्मावादी था। इसके अनुसार दुनिया में दुखों से भरी, ये बात सही है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये बात सही है। यदि इच्छाओं का उपा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। अगला प्रश्न, धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट किए थे। धातु के बने सबसे पहले बुद्ध काल में। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों में जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व बुद्ध काल में पंचमार्ग अथवा हाथ सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांश सिक्के चांदी के थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? ये की गई है पाली में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आमजनों की भाषा थी और बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। अगला, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ था? वो था वामसाथा पाकिसनी। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन से किस घटना के साथ है? वो है जन्म से संबंधित। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ बोध गया में। अगला प्रश्न, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्तूप कहते हैं। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध का समकालीन शासकों में मगधराज बिंबिसार और राजाज शत्रु कलेश कौशल नरेश प्रसन्नचित्त स्वराज उदयन थे। महापद्मनाभ बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध था? वो था पावापुरी। महात्मा बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्ती के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और काशी के श्रीपतन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। वह कुशीनीरा में उनका निधन हुआ, जबकि 527 ईस्वी पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। यानी एग्जामिनर था, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? गौतम बुद्ध से संबंध नहीं, पावापुरी संबंध है जैन धर्म से, क्योंकि जैन धर्म में यहाँ 72 वर्ष की आयु में राजगृह में राजगीर के समय पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। भारतीय इतिहास निम्नलिखित में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? बुद्ध के योग में। महावीर कौन थे? महावीर थे 24वें तीर्थकार। अगला प्रश्न, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे। जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसे माना जाता है? वो माना जाता है ऋषभदेव को। वर्तमान महावीर के परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महावीर को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ पावापुरी में। वर्तमान महावीर को मल्ल जनपद की राजधानी पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध व शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? वो थे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? वो स्थित है श्रवणबेलगोला में। गोला में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन कर्नाटक और मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला में स्थित है और यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय भी है। हमने आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए वो किए हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हम जल्द मिलते हैं अगले सेशन में। 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व भारत के क्वेश्चन हमने आपको बताया। एसएससी में आए हुए अलग अलग क्वेश्चन। थैंक यू।